कलेक्शन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डेटा कलेक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच द रिसर्च कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं डेटा कलेक्शन प्रोसेस। ओके, द टास्क ऑफ डेटा कलेक्शन बीइंग आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम हैज बीन डिफाइंड द रिसर्च डिजाइन चॉकआउट। ठीक है, जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं उसी के बेस पे आप डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है कि डेटा कलेक्शन जो है वो रिसर्चर क्या डिसाइड करना चाहता है, क्या कलेक्ट करना चाहता है डेटा के बेस पे। व्हाट डेटा टू कलेक्ट, आपको अगर डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये चीजें कुछ चीजें हैं, 4 चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कि विच डेटा टू कलेक्ट, कौन सा डेटा आपको कलेक्ट करना है। डेटा यानी इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये कब फोकस होगा? जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, अब आप इंफॉर्मेशन है लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है। इंटरव्यू लेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे कि शेड्यूल फॉर्म भरवाएंगे कि क्वेश्चन भरवाएंगे कि सर्वे कराएंगे कि पैनल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि सोशियोमेट्रिक स्टडी करेंगे, किस बेस पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड हाउ टू कलेक्ट द डेटा, ये कैसे करेंगे, अब इसमें क्या स्टेप आप इन्वॉल्व कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। एंड व्हेन टू कलेक्ट द डेटा, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको स्कूल में डेटा कलेक्ट करने जाना है तो स्कूल की जो टाइमिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मान लीजिए आपको इस टाइम पे एग्रेशन बिहेवियर किसी की स्टडी करनी है तो एग्रेशन मूड में तो हमेशा इंसान नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको डेटा कलेक्ट करना है। ये 4 चीजें विच, हाउ, हु एंड व्हेन, ये जो चीजें हैं ये आपको अपने माइंड में हमेशा डेटा कलेक्शन के पहले रखनी पड़ेगी। उसके बाद है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। वैसे तो 2 टाइप्स के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है। ठीक है, फर्स्ट हैंड मतलब ओरिजिनल डेटा जो खुद आप फील्ड से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है समवन एल्स के द्वारा। ठीक, किसी के द्वारा वो ऑलरेडी कलेक्टेड है और थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालाइज आपके पास वो डेटा आया है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझिए कि प्राइमरी डेटा वो है जो फर्स्ट हैंड डेटा है। जैसे कि मान लीजिए जनगणना होती है तो जो जनगणना करने के लिए लोग जाते हैं फील्ड में, ठीक है, और डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एम्यूनेटर्स होते हैं, कुछ डिसाइडेड होते हैं कि आप जाएंगे और डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, फील्ड वर्क करेंगे। तो जो वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, सबके घर में जा जाके डेटा लेते हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो डेटा आता है उसकी एनालिसिस होती है और फिर जनगणना की एक बड़ी सी रिपोर्ट पेपर में, न्यूज़पेपर में या गवर्नमेंट मैगजीन में छप के आती है, तो आपको वो डेटा मैम ऑडियो फिर से चला गया आपका। आपके पास जो है ये स्टैटिस्टिकली फॉर्म में आया है, तो आपको समझ में आ रहा है ना डिफरेंस, व्हाट इज द प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा। जो सेकेंडरी डेटा मैम बीच में आपकी आवाज चली गई थी तो वी वर नॉट एबल टू फॉलो अप। यस मैम, कैन यू रिपीट दैट थिंग? मैम अभी फिर से आपकी आवाज चली गई है। मैम यू आर नॉट ऑडिबल।
कि केसेस कितने हैं, कितने बढ़ रहे हैं। तो ये जो सब डेटा आप न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट मैगजीन्स में पढ़ रहे होंगे, वो सेकंड हैंड डेटा कहलाती है, क्योंकि जो प्राइमरी हैंड डेटा है वो फील्ड में ओरिजिनल फॉर्म में किसी और ने कलेक्ट किया होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो जब आप पीएचडी करें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपना जो स्टडी है वो किस बेस पे कर रहे हैं। आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि आप खुद फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या पहले से आपके पास डेटा है किसी के और द्वारा कलेक्ट किया हुआ और आप उस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा मेथड। फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड सबने सुना है कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेथड बस ऐसे तो सुनने में बहुत इजी लगता है कि दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ये जो मेथड है बहुत ही टिपिकल और बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया है डेटा कलेक्शन का। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ उसी व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ मेथड अंडर विच डेटा फ्रॉम द फील्ड इज कलेक्टेड with the help of observation by the observer or by personnel going to field. ठीक है, in the word or PV Young, observation may be defined as systematic viewing coupled with consideration to seen phenomena. Okay, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है एक तरह से देखा जाए, जब हमारे पास कोई भी डेटा कलेक्शन मेथड नहीं था, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन के लॉ का, गुरुत्वाकर्षण का, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण का लॉ न्यूटन ने दिया, तो क्या इन्होंने डेटा कलेक्शन किस बेस पे किया होगा? ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही किया। ठीक है, कि कैसे जो एप्पल है वो पेड़ से गिरता है। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये उन स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका पहले से आप कह लीजिए कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है कि ऐसा हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा फिनोमेना जिससे पहले अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई, तो उस केस में ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है जिसके बेस पे आप पर्टिकुलर फिनोमेना की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, स्टेप फॉर द इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्वेशन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट है डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी ऑब्जर्व। पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा कि आप किस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी क्या आवश्यकता है, व्हाट नीड्स टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, यानी इट मीन्स कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए रिसर्च प्रॉब्लम हमारा एग्रेशन बिहेवियर है, किसी की स्टडी करना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइन एग्रेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें उसके सारे बिहेवियर की स्टडी नहीं करनी है, हमें पर्टिकुलर बिहेवियर की स्टडी करनी है और वो बिहेवियर है एग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट मतलब आप किस पर्टिकुलर ग्रुप का, किस एज के व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, या ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका डिसाइड करना। ठीक है, आप उसका रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं या ऑलरेडी सिलेक्टेड आपके पास पॉपुलेशन है। ठीक है, मान लीजिए रैंडम कब होगा, जब आप ऐसे सैंपल पे कलेक्ट कर रहे हैं जहां रैंडमाइजेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड इज मींस कि आपके पास सिर्फ वही पॉपुलेशन है, इसके अलावा आपके पास पॉपुलेशन है नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोविड या HIV के 50 बच्चे हैं, तो वहां पर रैंडमाइजेशन आप प्रोसेस नहीं कर सकते, वो सिलेक्टेड ग्रुप है, उसी का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट कौन है जिसका पर्टिकुलर बिहेवियर की आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं।
फिर कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करते समय भी सिर्फ आंखों से निरीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है। हम कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर बिहेवियर है तो मान लो हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली या हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर लिया, कोई बिहेवियर में दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर तो हम नोट डाउन कर रहे हैं, फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, या पर्टिकुलर बिहेवियर कोई हम रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं, ठीक है, उसकी बिहेवियर की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम बहुत तरह के तरीके से ऑब्जर्वेशन जो होता है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जितने भी तरह से सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन में, रिकॉर्डिंग के थ्रू, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, ठीक है, या पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके बेस पे हम डेटा को फिर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम उसके एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कलेक्ट। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन में पहला है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इस मीन्स कि ऐसा ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर जो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको अपने से कुछ भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। इट मीन्स कि पहले से वो चॉकआउट है कि आपको किस किस बिहेवियर करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ केयरफुल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ बिहेवियर। इट मीन्स कि इसमें जो यूनिट ऑफ बिहेवियर है, यानी किस व्यवहार का आपको स्टडी करना है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। The style of recording the observed information, standardized conditions of the observation and the selection of related data of observation, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशन होगा जिसमें आपने पहले से ही सारी चीजें प्री डिसाइडेड आपने कर रखी हैं कि आपको किस किस बिहेवियर पे फोकस करना है, कौन कौन सी यूनिट ऑफ बिहेवियर में आप ज्यादा फोकस करेंगे, किस तरह का प्रोसीजर आप यूज करेंगे। पहले से ही आपने सब कुछ डिसाइड करके रखा है कि ये बिहेवियर हम रिकॉर्डिंग के थ्रू करेंगे, इस बिहेवियर का हम फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, और पर्टिकुलर हमें व्यक्ति के इसी बिहेवियर को स्टडी करना है, इसके अलावा हम किसी और बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे। तो जब हमारा पहले से प्री डिसाइड पूरा प्रोसीजर रेडी होता है तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन when it take place without the above characteristics, it means कि जिसमें ये characteristics नहीं होती हैं। it means कि हमने पहले से चॉक आउट नहीं किया है कि हमें ये तो पता है कि हमें क्या बिहेवियर स्टडी करनी है, लेकिन वो बिहेवियर किस तरह से स्टडी करनी है, यूनिट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये सब चीजें डिसाइडेड जब नहीं होती हैं उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इट मीन्स कि पर्सन आया, मुझे पता है इसका एग्रेशन का बिहेवियर करना है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं है। वो जैसे ही बिहेवियर करना स्टार्ट करेगा, इट मीन्स एग्रेशन बिहेवियर, हम उसकी रिकॉर्डिंग या कुछ भी नोट वगैरह या फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, या कि हमारा ये जो प्लान है ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें जिस ग्रुप का या जिस व्यक्ति का हमें ऑब्जर्वेशन करना है, उस ग्रुप के साथ हम एक तरह से उसी ग्रुप के मेंबर बनके उस ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप की स्टडी करते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे कि अगर हमें किसी आदिवासी समूह की स्टडी करनी है मान लीजिए, तो इस समूह की स्टडी करने के लिए आप उस समूह के बाहर आसपास कहीं भी रह के उनके व्यवहार का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करने के लिए आपको एज अ पार्टिसिपेंट बनके उनके साथ रहना पड़ेगा, तब आप उनके बिहेवियर को अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हम भी एज अ ग्रुप मेंबर बनके पार्टिसिपेंट के साथ रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि जो मेंबर है वो आपके व्यवहार को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही एक तरह से वैलिड रिलायबल एक मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता होता है मेंबर्स किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं और हम उनका डीप स्टडी कर सकते हैं।
दूसरा है नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, बल्कि ग्रुप के बाहर रह के उनके बिहेवियर का स्टडी करता है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं जैसे कि टीचर और स्टूडेंट। जो टीचर है वो एक तरह से नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन की पार्ट होती है, वो स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन का बिहेवियर बनने के लिए उनके साथ स्टूडेंट नहीं बनती है या पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो बाहर रह के ही स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद है तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑब्जर्वेशन का, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि जिस बिहेवियर की स्टडी आप करना चाहते हैं उसको नेचुरल सेटिंग में ही, जिस सेटिंग में वो बिहेवियर अकर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी नेचुरल कंडीशंस में आप उसके व्यवहार का स्टडी करिए। यानी कि किसी भी तरह का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यहाँ पे यूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। When the observation take place in natural conditions, uncontrolled observation, it is done to get spontaneous picture of the life and picture. उसके बाद है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हम जो इन्वायरमेंट होता है या जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए हमें बच्चे की स्टडी करनी है, जैसे आपने अगर वो देखा है चिंपैंजी का जो है कि वो किस तरह से वॉटसन का बिहेवियर लर्निंग है, तो उसमें आपने देखा होगा चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया गया था और 3 बॉक्स दे दिए गए थे कि वो किस तरह से अपना इनसाइट थ्योरी डेवलप करता है, ठीक है। तो जो इस तरह का बिहेवियर है वो लैब में किया गया है, ठीक है। हाँ मैम, लाइक जब हम डिपेंडेंट कंट्रोल लाइक डेली जब हम कंट्रोल जब हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम किसी व्यवहार को स्टडी करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट तभी हो सकता है जब वो आपका पर्टिकुलर लैब हो। लैब में ही हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम किसी व्यवहार को कंट्रोल कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज प्लेस, यानी कि मेरा जो अरेंजमेंट है वो पहले से मैंने प्लेस में सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं विथ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, then it is controlled observation generally doing in laboratory under controlled condition, ठीक है। अब अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि जब आप कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में किसी के व्यवहार का स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवहार है मनुष्य का वो क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाता है। जब उसको पता है कि उसके व्यवहार की स्टडी की जा रही है तो उतना एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन है वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में नहीं निकल के आता है। उसके बाद है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। हम अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हम उसके लाइफ और पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंस को या बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो एज कंपेयर टू कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस में जो व्यवहार का वास्तविकता है वो बनी रहती है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस में। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस में है प्रोसीजर लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोड्यूस करता है, हमें गैदरिंग अच्छी हो पाती है इंफॉर्मेशन की। ऑल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन आर यूजेबल। जितने भी डेटा हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो आप हैंड रिटन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पिक्चर्स टेक कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत यूजफुल डेटा आपको प्रोवाइड करता है। द ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कैन बी स्टॉप और बिगिन एट एनी टाइम। जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें मैंडेटरी ये नहीं होता है कि नहीं अब क्वेश्चनर फिल हो जाएगा तभी आप जा सकते हैं। आप कभी भी इस चीज को, ऑब्जर्वेशन को आप कर सकते हैं। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है अदर कलेक्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिसएडवांटेज हैं हमारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में। जैसे कि पहला है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो
उतनी ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन हमें जो इंटरव्यूइंग सेलेक्टेड सब्जेक्ट में प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इकोनॉमिकली व्हेन वेटिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस अग्रेस ऑफ सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जो आप जब इंटरव्यू करते हैं ऑब्जर्वेशन की तुलना में, जब आप इंटरव्यू करते हैं तब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है एज कंपेयर टू जब आप इंतजार करते हैं कि वो व्यवहार उत्पन्न होगा तब आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस तुलना में जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर हो जाता है। इट इज ए एक्सपेंसिव मेथड। इट इज एक्सपेंसिव मेथड इसलिए है कि इट मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वेशन की कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर टेक्निक यूज कर रहे हैं या आप कंट्रोल टेक्निक यूज कर रहे हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसिव है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है क्योंकि लैबोरेटरी का खर्चा रहता है। अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो एज अ पार्टिसिपेंट बनकर जब आप ग्रुप में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सपेंसिवनेस जो भी खर्च है वो करना पड़ता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो मेथड है ऑब्जर्वेशन का वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन इस यहाँ पे ये मतलब है क्योंकि अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें प्रोवाइड करता है। डेटा तो प्रोवाइड करता है लेकिन क्या वो डेटा हमारे इंफॉर्मेशन के लिए एक्यूरेट है? हमने तो बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिए लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन कभी कभी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में स्किप हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, पर्सन की एक्टिविटी के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू उसके व्यवहार का अनुमान लगा रहे होते हैं। व्यक्ति के फीलिंग्स, व्यक्ति के इमोशंस वो नहीं ऑब्जर्व हो पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्किप हो जाती है। इसलिए हमें इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलती है। उसके बाद है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज नीडेड। ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो ऑब्जर्वर होता है उसको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के आप इंफॉर्मेशन, किसी की भी व्यवहार का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाती है जिसमें ऑब्जर्वेशन आपके कुछ टिप्स आपको सिखाए जाते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग फुल है ऑब्जर्वर तो आप एज कंपेयर टू जो अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर हैं उनके तुलना में ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड, इंटरव्यू मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है, अगर आप पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं तब आप फेस टू फेस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसमें लेकनेस ये होती है कि ये हम बस वन वे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमको लगता है वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट को लगता है, सब्जेक्ट फील करता है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इंटरव्यू मेथड यूज करते हैं। इंटरव्यू मेथड एक तरह का ओरल वर्बल रिस्पॉन्स है और फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रिलेटेड मेथड है। इससे हम ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन। The interview method of collecting data involve presentation of oral verbal stimuli and reply in terms of oral verbal response. Interviewer asks questions which are aimed to get information required for study. देखिए यहाँ पे भी सेम है कि अगर आप इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको वही क्वेश्चंस पुट ऑन करने हैं सब्जेक्ट से जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्या उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुट ऑन करने हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे इंटरव्यू के मेथड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन टू रिस्पोंडेंट। ये फ्लो चार्ट है इंटरव्यू का कि आप इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर इंटरव्यू शेड्यूल। ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले से आप शेड्यूल यूज कर लीजिए। शेड्यूल अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो अगर आप शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे फोकस रहते हैं।
अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च प्रॉब्लम से भटक जाते हैं। तो इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि व्हाट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन आप इन्वॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट या की रिस्पोंडेंट, फिर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। कंडक्ट द इंटरव्यू, देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन द डेटा फॉर द इंटरव्यू। ये फ्लो चार्ट आपको फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन का। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें हम प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस यूज करते हैं। इट मींस कि जिसमें हम पहले से ही शेड्यूल बना लेते हैं कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्ट से पूछने हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है सब्जेक्ट से, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जिसमें हम प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हम स्पॉन्टेनियसली सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी के बेस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू से, क्योंकि स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है वो फोकस्ड होता है और उसके बेस पे हम ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू हम तब यूज करते हैं जब पर्टिकुलर हमें सब्जेक्ट की किसी तरह की साइकोलॉजिकल इफेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पर्सन की एक्सपीरियंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम पर्टिकुलर उस पे अटेंशन और फोकस करते हैं, पर्टिकुलर गिविंग एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें पर्टिकुलर लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। इसमें कंसर्न विद द ब्रॉड अंडरलाइन फीलिंग ऑफ मोटिवेशंस ऑफ विच द कोर ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है बेसिकली जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है और इसमें हम व्यक्ति के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जहां भी उसको प्रॉब्लम हो रही होती है उस पे फोकस करते हुए हम क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फिर है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू तब हम यूज करते हैं जब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉमन तरह की इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी होती है और बेसिकली जो ग्रुप का लिमिट होता है वो 6 to 8 इंडिविजुअल होता है, इससे ज्यादा हम इंडिविजुअल को ग्रुप इंटरव्यू में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर वेदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है कि इंटरव्यू आपका कैसा होगा, वो क्वालिटेटिव नेचर का होगा कि क्वांटिटेटिव नेचर का होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है व्यक्ति के सब्जेक्ट मैटर पे। अगर पर्सन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसा है जिसे आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह होती हैं बेसिकली काउंसलिंग के एरियाज में ज्यादा यूज की जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है, ठीक है, तो आप उसके नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह से उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें दोनों तरह के इंटरव्यूज यूज करते हैं, कभी कभी हम क्वालिटेटिव भी यूज करते हैं, कभी कभी हम क्वांटिटेटिव भी यूज करते हैं। क्वालिटेटिव मींस कि हम उनसे बातचीत करके उनकी एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हैं और क्वांटिटेटिव नेचर मींस कि कहीं ना कहीं हम उनके बिहेवियर को जानने के लिए उनको क्वांटिटेटिव रूप से मेजर करते हैं। इट मींस कि क्वांटिफाई करते हैं, किसी क्वेश्चनर के थ्रू हम उनके डेटा को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए पर्सन आया है और वो बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, तो जब हम उनकी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा इट मींस कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू के बातचीत के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है डीप स्टडी उस बेस पे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी जो व्यक्ति होता है वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है और आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनर यूज करते हैं। हो सकता है एंजाइटी क्वेश्चनर यूज करें या स्ट्रेस क्वेश्चनर यूज करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। उस हिसाब से आप उसको क्वांटिफाई करते हैं कि जो पर्सन है वो उसको किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर एंजाइटी है तो लेवल ऑफ एंजाइटी क्या है। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू का यूज करते हैं, ठीक है। जी मैम, हाँ I have a query. हाँ
जी, ग्रुप Please ask. इंटरव्यू और फोकस ग्रुप्स क्या सेम चीज है और इज इट डिफरेंट? नो, डिफरेंट। Okay. अगर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ग्रुप इंटरव्यू तब होगा जब आपका जो सब्जेक्ट मैटर है लगभग इक्वल है। फॉर एग्जांपल, हम ग्रुप इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई फैमिली क्राइसिस है या हम फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एट द टाइम, तो वहां पे हमें सिर्फ एक फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग देने से उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी फैमिली काउंसलिंग। उसके लिए हमें फैमिली के सभी लोगों को बैठाना पड़ेगा, फैमिली में जितने भी लोग हों, 6 से 8 या जितने भी लोग हों, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो वहां पे जो है वो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो जी। वहां पे हम इंटरव्यू ले सकते हैं एज अ ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। या मान लीजिए बच्चा आया है काउंसलिंग के लिए, लगभग सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। या एक ही प्रॉब्लम है कि मैम साइकोलॉजी के बाद क्या करना है, फील्ड ऑफ, ठीक है, द स्कोप इन साइकोलॉजी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं। उस तरह से हम उनको इंडिविजुअली बैठ के और सेम प्रॉब्लम होने पे हम ग्रुप इंटरव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोकस इंटरव्यू जो होता है बेसिकली वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम्स है उसके उस पे फोकस करना होता है, और हर इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब मैंने मान लीजिए हमने ग्रुप दिया, फैमिली ग्रुप काउंसलिंग दी 8 लोगों को साथ में, लेकिन सिर्फ फैमिली ग्रुप काउंसलिंग से 8 लोगों को साथ में काउंसलिंग देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर हमें इंडिविजुअली भी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हर इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉब्लम को समझकर। बात समझ में आ रही है? जैसे मैरिटल काउंसलिंग होती है तो टाइम हम फीमेल को देते हैं, देन हम मेल को देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, देन हम कंबाइंड काउंसलिंग कराते हैं। जैसे मोस्टली इन मार्केट रिसर्च हम उनके ओपिनियन जानने के लिए फोकस ग्रुप कंडक्ट करते हैं। जी, मतलब फोकस ग्रुप मींस कि यू फोकस ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओके। Whereas group interview is for the whole group's problem. The same the problem. Okay, Same the problem. same problem. Okay, thank you, ma'am. Excuse me, student, just wait. Now the advantage of interview. More information at gathered depth can be obtained. ये एज नेचुरल है कि अगर आप इंटरव्यू मेथड यूज करते हैं तो आप इंडिविजुअली भी देते हैं, इंडिविजुअली लेवल पे इंटरव्यू करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती है। रेजिस्टेंस में बी ओवरकम बाय द स्किल्ड इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू जो ले रहा है वो स्किल्ड है तो कभी कभी इंटरव्यू के दौरान जो है कई बातें जो इंटरव्यूई है वो नहीं बताता है, इट मीन्स कि छुपा लेता है या दबा लेता है। तो अगर स्किल्ड इंटरव्यूअर है, ठीक है, तो दे आर नो कि आप कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, इट मीन्स कि कौन सी बात करने पे जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्किल्ड इंटरव्यूअर रहेगा तो वो टेक्निक यूज करके उसके रेजिस्टेंस को कम करके वो भी इंफॉर्मेशन उससे वो ले सकता है। तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन जनरली रिस्पोंडेंट शेयर नहीं करना चाहता। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, इट मीन्स इंटरव्यू के थ्रू हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं जो हम अदर टेक्निक्स के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू, इट इज एक्सपेंसिव मेथड। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि हम इंडिविजुअली अब इंटरव्यू करते हैं, तो इंडिविजुअली इंटरव्यू करने पर हमें टाइम टेकिंग लगता है और जो इंटरव्यूअर है उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है इंटरव्यूअर बायर्स, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके बायसनेस जो होते हैं ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन वो अफेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट बायर, जो रिस्पॉन्ड दे रहा है उसके बायसनेस भी कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये 4 बेसिक डीमेरिट्स हैं इंटरव्यू टेक्निक्स के। अब बारी आती है क्वेश्चनर की। क्वेश्चनर आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चनर।
क्वेश्चनर एक सेट होता है जिसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिखे होते हैं और सब्जेक्ट उस क्वेश्चंस को पढ़ता है और अपने रिस्पॉन्सेस देता है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सेस आप कई अल्टरनेट में लेते हैं, आप यस नो में भी ले सकते हैं या 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप लेना चाहें उस क्वेश्चनर से आप ले सकते हैं। तो और क्वेश्चनर आज तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो बेसिकली जो क्वेश्चनर है वो हम पोस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम क्वेश्चनर को पर्सन से फिल करा सकते हैं। ये है फ्लो चार्ट इफेक्टिव क्वेश्चनर के लिए। प्रिपेयर क्वेश्चनर, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज बहुत मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप अपना रिसर्च कर रहे हैं तो अगर आपको अपने रिसर्च और अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर नहीं मिलता है तो जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर योर ऑन क्वेश्चनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं बच्चों पे स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी स्ट्रेस क्वेश्चनर या मोटिवेशनल क्वेश्चनर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लगता है क्या डेवलप करें, चलो यही लगा देते हैं। नो, द रॉन्ग, ठीक है। आपको अगर अपने एज या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन स्केल या कोई भी स्केल अगर मार्केट में नहीं है या हिंदी वर्जन नहीं है तो जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर योर ऑन स्केल ताकि आप वैलिड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, क्योंकि जो क्वेश्चंस एडल्ट पे यूटिलाइज होगा वो बच्चों पे यूटिलाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्वेश्चनर डेवलप करिए, प्रिपेयर क्वेश्चनर, फॉर्मुलेट, चूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर, राइट इंस्ट्रक्शंस, मेक कॉपीज, ठीक है। तो प्रिपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चनर अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। फिर सिलेक्ट योर रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट करिए कि किस रिस्पोंडेंट से आप वो डेटा क्वेश्चनर फिल कराना है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन द क्वेश्चनर, फिर क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करिए। फिर टैबुलेट द डेटा, कलेक्ट, जो डेटा आता है उसको कलेक्ट करिए एंड देन एनालाइज। क्वेश्चनर के लिए आपको बेसिकली आप एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चनर है आप यूज कर रहे हैं वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम के लिए सुटेबल होना चाहिए, उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऐसा नया बिहेवियर असेस करना चाहते हैं या मान लीजिए आप बच्चे का मोटिवेशन लेवल देखना चाहते हैं। तो मोटिवेशन लेवल पे आपको मोटिवेशन लेवल देखना है तो कैसा मोटिवेशन देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना मैं चाहूंगी कि अगर आप मोटिवेशन देख रहे हैं और आपका जो सैंपल है, मान लीजिए मैं HIV पे काम कर रही हूँ, मान लीजिए कोविड पेशेंट पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कोविड पेशेंट का है और उनका जो स्ट्रेस लेवल देखना है। अब आप कोविड पेशेंट के लिए जो स्ट्रेस क्वेश्चनर होगा अगर यू यूटिलाइज करेंगे तो उस क्वेश्चनर में आपको कोविड रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड आइटम आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम आपको अपना रिसर्च क्वेश्चंस सुटेबल रिसर्च सैंपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर को प्रिपेयर करना होगा, तभी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर के थ्रू मिल सकती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनर। इसमें दो तरह के क्वेश्चनर होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा आता है क्लोज एंडेड या फिक्स अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चनर बिल्ड कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चनर जो क्वेश्चंस पूछा है वो कैसा क्वेश्चंस है, उसके लिए आपने अगर मान लीजिए फिक्स क्वेश्चंस हैं और आपने अल्टरनेट दिया हुआ है, जैसे कि आपको भूख लगती है, नहीं लगती है, कितनी लगती है, अधिक, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पे करा रहे हैं तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अपने से कोई भी रिस्पॉन्स वहां पे नहीं देगा, जो आपने अल्टरनेट दिया हुआ है उसी 5 पॉइंट या 2 पॉइंट 3 पॉइंट रेटिंग पे उसको रेट करना होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो अपने देयर ऑन वर्ड्स में वो आंसर लिखता है, ठीक है, कि हाँ मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे करता हूँ, टाइमिंग वगैरह। तो इस दो तरह के क्वेश्चन यूज होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड, दूसरा है क्लोज एंडेड। बेसिकली हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और अल्टरनेट ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, तो इसकी एनालिसिस जल्दी हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ओपन एंडेड क्वेश्चन से।
फिर असेंशियल फॉर गुड क्वेश्चनर। गुड क्वेश्चनर के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। क्वेश्चनर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो। 50-50 आज का जो ओल्ड क्वेश्चनर आप देख रहे होंगे उसमें 50 और 60 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चनर्स पे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो फेक रिस्पॉन्स ज्यादा आते हैं। तो अगर आप खुद का क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस हो वो शॉर्ट हो, ठीक है। अब नई टेक्निक जो आई है वो है फैक्टर एनालिसिस टेक्निक। अगर मान लीजिए आप 50 क्वेश्चंस बनाते हैं तो 50 क्वेश्चन के बेस पे आप फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज करके उसको आप शॉर्ट क्वेश्चनर में बदल सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपस में मिलते रहेंगे, उसको आप एक फैक्टर्स में डाल के आप अपने क्वेश्चनर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है ड्यूरिंग द क्वेश्चनर। जब हम बिल्ड करते हैं तब हम ये यूज करते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चनर हो वो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से डेवलप हो। फॉलो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फॉर इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है। और जो क्वेश्चनर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इजी टू डिफिकल्ट होते हैं। पहले हम इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, देन धीरे धीरे करके हम उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। टेक्निकल टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। टेक्निकल टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स जानते होंगे, लेकिन जब भी आप क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करते हैं तो आप लेमैन या कॉमन मैन पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो कॉमन मैन जो है वो टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करता है, अब वो कॉमन लैंग्वेज यूज करता है। और इस बात का भी ध्यान रखा कीजिए कि अगर आप क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, किस पॉपुलेशन के लिए आप कर रहे हैं, कौन सी एरिया के लिए आप यूज कर रहे हैं, वहां के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन करें। फिर शुड प्रोवाइड एक्यूरेट स्पेस फॉर आंसरिंग इन क्वेश्चंस। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप एक्यूरेट स्पेस प्रोवाइड करिए ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसको अपना रिस्पॉन्स देने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले और वो अपने रिस्पॉन्स को प्रॉपर लिख सके। डायरेक्शन रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ क्वेश्चनर शुड बी गिवन, फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटी ऑफ पेपर एंड कलर्स। जैसे ये कुछ अदर इंफॉर्मेशंस हैं कि अगर आप क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चनर के ऊपर जरूर मैंडेटरी करना चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन पढ़ के वो इन क्वेश्चनर को फिल कर सके। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चनर है वो हम पोस्ट भी करते हैं, मेल भी करते हैं, तो इस अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेगा ऊपर तो दे आर कंफ्यूज कि उनको आंसर कैसे देना है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो क्वेश्चनर के ऊपर लिखे होने चाहिए। फिर सीक्वेंस मस्ट बी क्लियर। जो सीक्वेंस है वो भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चनर्स में पूछ रहे हैं, ठीक है। देन है एडवांटेज, low cost even when the universe is large and is wide spared। क्वेश्चनर का जो एडवांटेज है वो है कि ये लो कॉस्ट है, आप लार्ज सैंपल्स पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम इंटरव्यू बायर्स। जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं तो जो आपके बायसनेस होते हैं उससे क्वेश्चनर जो होता है वो फ्री होता है, इसमें इंटरव्यूअर का बायसेस नहीं पड़ता है। रिस्पोंडेंट हैव एक्यूरेट टाइम टू थिंक, थॉट एंड आंसर। जो रिस्पॉन्ड करने वाला होता है उसके पास प्रॉपर टाइम होता है, एक क्वेश्चंस को पढ़ता है, प्रॉपर सोचता है, समझता है, देन वो रिस्पॉन्स करता है। तो एक्यूरेट टाइम होता है रिस्पॉन्स करने के लिए। फिर रिस्पोंडेंट हु आर नॉट इजीली अप्रोच कैन ऑल्सो बी रीच कन्वीनियंटली। ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे आपको क्वेश्चनर भरवाना है लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं तो क्वेश्चनर आप उनको भेज सकते हैं और जनरली वो उसको फिल करके आपको दे सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि आप रिस्पोंडेंट को से रिस्पॉन्ड लेना। फिर लार्ज सैंपल कैन बी यूज, इसके अकॉर्डिंग आप लार्ज सैंपल पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपका क्वेश्चनर बड़ा है तो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशंस पे आप करते हैं तो डेटा 100-200 आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। द रिस्पोंडेंट नीड टू बी एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। क्वेश्चनर फिल करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेटेड होना चाहिए, इट मींस कि पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चनर को पढ़ सके और आपको उसमें कोऑपरेट कर सके। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक क्वेश्चनर फिल नहीं होगा, जब फिल नहीं होगा तो पूरा डेटा नहीं मिलेगा और आपकी स्टडी अधूरी रह जाएगी। तो कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सन का एजुकेटेड होना। जिसमें
ये मेथड जो है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि जब तक आप रिस्पोंडेंट को देंगे फिर वो फिल करके आएगा तो इन्फॉर्मेशन जो है, आप जो प्रोसीजर है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड पॉसिबिलिटी टू अनक्लियर रिप्लाई, कभी कभी अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखते हैं तो जो रिप्लाई आता है वो अनक्लियर होता है कि रिस्पोंडेंट कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी ये भी होता है कि जब आप 5 पॉइंट रेटिंग क्लोज एंडेड भी रखा है, अल्टरनेट रखा है, तो इसमें आपने 5 पॉइंट रेटिंग स्केल दिया है, तो 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में तो मैक्सिमम जो होता है हमको लोग अनिश्चित पे निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि रिस्पोंडेंट क्या रिप्लाई या क्या रिस्पॉन्स करना चाह रहा है, क्या फीलिंग है उसकी। तो उस कंडीशंस में भी ये जो है क्वेश्चनर अनक्लियर रिप्लाईज प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शेड्यूल